नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विकास कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। हमने पिछले 3 पार्ट देख लिए हैं और उनमें काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पार्ट 4। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब बात करें जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जैसा कि आप ऑप्शन के हिसाब से अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा तो वो लगा देगा अरस्तु, परंतु अगर आपने अरस्तु लगा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और फिर बात करें लेमार्क की तो यह फ्रांस के हैं, और ट्रेविरेनस की बात करें तो यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब फिर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो अब बात करें सबसे पहले मूलांकुर की, तो मूलांकुर यानी कि जब हम कोई भी बीज मिट्टी में डालते हैं और उसके बाद जब बीज अंकुरित होता है उसे कहा जाता है मूला अंकुर। अब फिर मूला अंकुर से जड़ें विकसित होती हैं, और जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं तंतुमय जड़ें और एक होती है मूसला जड़ें। तो जो मूसला जड़ें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं और तंतुमय जड़ें इस प्रकार से फैली हुई होती हैं। तो जो मूला अंकुर से जड़ें निकलती हैं वो होती हैं मूसला जड़ें। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाए तो हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलता है एक यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा यही है कि किन्हीं भी दो शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना, उसे कहा जाता है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। अब फिर बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिला देना वह कहलाता है मिश्रण। यानी यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण में तत्वों का कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बात करें तीनों अवस्थाओं की, तो तीनों अवस्था का मतलब है ठोस, द्रव और गैस। तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो है पानी, वाटर। क्योंकि बर्फ इसका ठोस रूप हो जाता है और पानी इसका द्रव, और जो वाटर वेपर होती है वो इसका गैसीय रूप हो जाता है। पानी का सूत्र होता है H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अब इस सिद्धांत में जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, और परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। और जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया था कि परमाणु को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। इन्होंने कहा था एटम के बारे में कि एटम को और हम नहीं तोड़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। अब बात करें, मान लो कोई भी एक परमाणु है, मैंने ले लिया ये कोई एक परमाणु है और इसके अंदर कितने 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की,
और हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान संख्या यानी इसका परमाणु भार। तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या होती है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाती है द्रव्यमान संख्या। तो अगर हम 10 और 9 को जोड़ें तो हमें मिलेगा 19 और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ऐसा परमाणु जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी 19। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसके पहले क्वेश्चंस के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं, आप पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की यूनिट है। अब बात करें रेडियोधर्मिता की, तो रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है क्यूरी, और ये क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी लेडी थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। दोनों बार इन्होंने अलग अलग तत्वों की खोज की थी। एक बार की थी पोलोनियम की खोज, जिसका नाम इन्होंने अपने देश के नाम पोलैंड के नाम पर रखा था, और एक बार इन्होंने की थी रेडियम की खोज। फिर अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। अब फिर बात करें कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तो एंगस्ट्रॉम है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की। फिर बात करें कैंडेला, तो कैंडेला होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी ज्योति तीव्रता की। फिर बात करें फर्मी, तो फर्मी परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करें कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर, जिसे 1 फर्मी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन आयन तब बनता है जब। अब बात करें धन आयन की, तो धन आयन कब बनेगा, जब हम धन आयन को ले लें या किसी इलेक्ट्रॉन को या ऋण आयन को छोड़ दें, तब क्या आ जाता है धनावेश। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के पास से चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर गया तो उस परमाणु के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया तो आया धन आयन, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने या इलेक्ट्रॉन खोने की स्थिति में बन जाता है धन आयन। तो पहला ऑप्शन है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आयन आ जाता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जो कि सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन खोने पर यानी नेगेटिव चार्ज खोने पर उसके पास आ जाएगा धन आयन। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के अणु में है। अब बात करें कि मीथेन के अणु में क्या है, इनमें से कौन सा बंध मीथेन के अणुओं में होता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो अब बात करें मीथेन की, तो मीथेन में होता है एकल सहसंयोजक बंध। अब बात करें सहसंयोजक बंध की, तो सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि किन्हीं भी 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब फिर बात करें कि एकल सहसंयोजक बंध, तो एकल सहसंयोजक बंध यानी 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है, तो एकल सहसंयोजक बंध बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसी प्रकार मीथेन की संरचना होती है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और बात करें कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। यह आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम इनमें से किसने दिया था। तो यह नियम दिया गया है चार्ल्स के द्वारा, और चार्ल्स ने बताया था कि अगर दाब को स्थिर रखा जाए यानी किसी भी गैस के दाब को स्थिर रखा जाए तो उस गैस का आयतन परमताप के समानुपाती होता है, और उनका अनुपात नियत होता है। यह नियम दिया था चार्ल्स ने। यहाँ पर V गैस का आयतन है, T
गैस का तापमान है और के एक कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ये नियम दिया था चार्ल्स ने। बायल्स ने भी इसी प्रकार एक नियम दिया और एक और दिया था एवोगेड्रो ने। और इन तीनों नियमों को मिलाकर बनती है हमारी गैस समीकरण, जो है पीवी बराबर nRT। अब फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग ये क्वेश्चन नोट कर लें। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो नेगेटिव कैटेलिस्ट। अब आप सभी को उत्प्रेरक के बारे में तो पता होगा। अब फिर बात करें उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक यानी किसी भी अभिक्रिया में मिला देने पर वह अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है। तो अब यहां एक वर्ड आया ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में मिलाने पर वह उस अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, यानी कि जो उत्पाद के बनने की दर है उसे कम कर देता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया अभिक्रिया के वेग को कम करने वाला। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर यहां बात होती कि धनात्मक उत्प्रेरक, तो धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। तो उस स्थिति में हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। परंतु अभी हमसे पूछा गया है ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटेलिस्ट, तो हमारा आंसर हो गया ए, जो कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था और मेंडलीफ के द्वारा बताया गया था कि सभी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे, परंतु इसकी आवर्त सारणी में कई सारी कमियां थी, इसलिए 1913 में मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, जिसमें कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। और मोसले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। और मोसले ने बताया था कि सभी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु का नाम। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, यानी थोड़ी सी लचीली होती है। अब फिर बात करें कि इसके अलावा ऐसी कौन सी एक और धातु है जिसे भी हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी को देना है। तो सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। अब फिर बात करें कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का सूत्र होता है, कार्य को W से डिनोट किया जाता है और कार्य का सूत्र होता है F इंटू डी। अगर आप लीनियर पोजीशन में वर्क कर रहे हो, यानी कि किसी भी एक पार्टिकल को सिर्फ आप जमीन पर खिसका रहे हो, तो उस स्थिति में फार्मूला लगेगा F इंटू डी। परंतु जब आप उस पार्टिकल को ऊपर या किसी थीटा बनाकर उठा रहे हो, किसी कोण से उठा रहे हो, तब फार्मूला बनेगा F इंटू डी कोस थीटा। फिर बात करें न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन बल का मात्रक है। फिर बात करें वॉट, तो वॉट शक्ति का मात्रक है। और फिर बात करें डाइन, तो डाइन भी बल का मात्रक होता है और डाइन बल का CGS मात्रक होता है और न्यूटन बल का SI मात्रक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तब क्या होता है। तो एक चुंबक को अगर 2 भागों में तोड़ दें तो फिर
चुंबक तो टूट गया, अब वो कोई काम का नहीं। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, अगर चुंबक को आप दो अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं तो आपके पास दो चुंबक हो जाते हैं, यानी चुंबक के वो दोनों टुकड़े चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। अब फिर हम बात करें कि मान लो हमने कोई दो चुंबक ली। अब आपको जैसा पता होगा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मान लो मैंने ये दो चुंबक लिए और दोनों चुंबक के, एक चुंबक के एस और दूसरे चुंबक के एन सिरों को आपस में मिलाया। तब क्या होगा, अब दोनों के क्या है, अपोजिट सिरे मिलाए हैं, तो अपोजिट सिरों के मिलाने पर अट्रैक्शन होगा, यानी कि विपरीत ध्रुवों को मिलाने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। अब फिर बात करें कि मैं दोनों चुंबक के समान ध्रुवों को मिलाता हूं, तो अगर मैं उन दोनों चुंबक के समान ध्रुवों को मिलाता हूं तो वहां होगा प्रतिकर्षण, यानी रिपल्सन होगा, वह एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात यहां और बता दूं, प्रत्येक चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर अगर बात करें तो चुंबक के अंदर वह एस से एन की ओर गति करती हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं की एक खास बात होती है कि वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। अब फिर बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु की सतह पर आती है और वह धातु विद्युत चुंबकीय तरंगों के आने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस घटना में क्या होता है कि प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें किरीट वाला भाग दिखाई देता है, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। अब फिर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण होता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, यानी कि एक चालक है जो कि आवेशित है और उसका जो आवेश है वह कहां पर स्थित होता है? तो आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। सारा आवेश कहाँ होगा? उसका सभी आवेश बाहरी पृष्ठ पर होगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बात करें तड़ित चालक की, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। अब बात करें कि तड़ित चालक होता क्या है, तो तड़ित चालक एक तांबे का तार होता है जिसे बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। अब क्या होता है कि जब बिजली उस बिल्डिंग पर गिरती है तो बिजली में होता है चार्ज, और वही चार्ज
इस रोड में यानी तड़ित चालक की सहायता से, और इस तड़ित चालक को कनेक्ट किया जाता है पृथ्वी से, और इसी प्रकार जितना भी चार्ज उस बिजली में होगा वह सारा इस तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा और बिजली से उस बिल्डिंग को बचाता है ये तड़ित चालक। इसकी खोज की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज आपको साइंस पढ़ाया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिखकर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक पर आपको जौन सा टॉपिक पहले पढ़ना हो हम उस हिसाब से साइंस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।